सीएए को लेकर डरने की जरूरत नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दिया आश्वासन, विपक्ष पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को देंगे लोन। अब तक 62 लाख से ज्यादा लोगों को मिल चुका है 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से ज्यादा के हैं ये नए कॉरिडोर्स। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज आ रहे हैं भारत। 5 दिनों की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रिश्ते प्रगाढ़ करने पर होगा मंथन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किया पास। 65 के मुकाबले 352 मतों से भारी बहुमत से पारित हुआ यह विधेयक। सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। और ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन उतरेंगे अंतिम 16 का मुकाबला खेलने। वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा सामना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं जय मिश्र। दिन के 11 बज चुके हैं और आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है सीएए को लेकर के जो केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है। लेकिन अब आप देखिए, केजरीवाल ने जो कल बयान दिया था उसके खिलाफ अब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जिनको सीएए का फायदा मिलने जा रहा है, लेकिन केजरीवाल के कल के बयान के बाद कि जब लोग आएंगे तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह की जो भ्रम फैलाने का प्रयास उन्होंने कल किया, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन नई दिल्ली में हो रहा है। सीएए कानून पर भ्रामक बयान पर केजरीवाल माफी मांगे। जनता अब इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर आ गई है। स्पष्ट तौर पर लोगों का यह कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सालों के बाद अब उनकी सुध ली है, तो अब केजरीवाल को परेशानी क्यों हो रही है। और आपको बताएं कि आज ही केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएए को लेकर के एक बड़ा साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वो झूठ फैलाने का काम करते हैं और वो अपना आपा खो बैठे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। गृह मंत्री का बयान आज सुबह केजरीवाल के से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, और आज आप देखिए कि ये नई दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गया है। इन सभी शरणार्थियों का ये कहना है कि जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ा इतने सालों से, ये सुनते हैं उन्हें। तो अभी क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? क्या मांगे? कुछ नहीं मांग रहा भाई, हमारे घर चाहिए, मकान चाहिए, उसके लिए। तो अभी जो आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी मांग रहे हैं, केजरीवाल मांगेगा, हम ठीक है, हम तो नहीं मांगेगा। हम तो पाकिस्तान से आया, हम नहीं मांगेगा। केजरीवाल अपना बयान वापस ले। आगे से केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों का ये प्रदर्शन हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ। कह रहे हैं केजरीवाल को शर्म करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आया है सीएए के कानून को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसने जो बयान दिया है, घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ है। हमें इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल हमें। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के आवास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और आप कुछ
आवाजें सुन रहे हैं कि ये देखिए, उनके बारे में नहीं बोलते, बांग्लादेशी मुसलमान रहते उनके बारे में नहीं बोलते, जो हम हिंदू हैं इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। यार प्लीज, केजरीवाल को कहते हैं सर प्लीज इन बच्चों पे रहम करो, इन मासूम बच्चों पे रहम करो, जो पाकिस्तान में 70 साल के मुल्ला जो इनको जबरन धर्म परिवर्तन करा के इनसे निकाह करके ले जाते थे, उन पे रहम किया जाए। प्लीज हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना बयान वापस लें। तो ये प्रदर्शन का सिलसिला लगातार आज सुबह से ही देखा जा रहा है केजरीवाल के बयान के खिलाफ, और उनके आवास के बाहर भी ये प्रदर्शन जारी है। लगातार मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा आप देख रहे हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हैं उनका एक प्रदर्शन इस वक्त नई दिल्ली में चल रहा है उस बयान के खिलाफ, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि ये केंद्र सरकार जो कानून लेकर के आई है CAA का, वो देश के हित में नहीं है और इससे देश के संसाधनों पर विपरीत असर पड़ेगा। लोग आएंगे, उनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, रोजगार देना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किलें आएंगी। अब उस बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है कि उन्हें शर्म करनी चाहिए, बयान को वापस लेना चाहिए। और आज सुबह गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट तौर पर इसे भ्रामक और झूठ फैलाने वाला बताया। दरअसल केजरीवाल साहब ने यह भी कहा था कि लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं उनको बुला बुला करके नागरिकता दी जाएगी, जबकि कानून में ऐसा प्रावधान है ही नहीं। आप देखिए 2014 31 दिसंबर से पहले जो लोग आए हुए हैं उनके लिए ये नागरिकता का नया कानून सरकार लेकर के आई है। अब बीते 10 सालों में जो लोग आए हैं उनके लिए यह कानून नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब कि लोगों को बुला करके दिया जाएगा। ये भ्रामक बयान, जो भ्रम फैलाने वाला बयान, जिससे बीजेपी ने सफेद झूठ करार दिया था और कल ही इस पर प्रतिक्रिया आ गई थी कि ये हताशा में दिया गया बयान है, अपने भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिया गया बयान है। आज उसके बाद ये प्रदर्शन केजरीवाल जी के आवास के सामने, उनसे इस भ्रामक बयान को वापस लेने की अपील करते हुए आम जनता। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। शैलेंद्र, इस वक्त के अपडेट्स बताइए और लोगों की मुख्य मांगे हैं क्या जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं? अजय, देखिए, हम जानते हैं कि CAA लागू हुआ है देश भर में, और उसके बाद जो पीड़ित हैं 6 अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो 6 अल्पसंख्यक हैं जिनको भारत में जो शरण लिए हुए थे, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। उसको लेकर हमने देखा कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके जिस तरह के बयान आए, और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से एक बयान दिया जिसको लेकर जो पीड़ित समुदाय के जो लोग हैं जो भारत में शरण लिए हुए हैं, जिन्हें नागरिकता मिलने जा रही है, तो उनमें बहुत नाराजगी है। और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वर्षों से वो इसके इंतजार में थे और अब मोदी सरकार ने फैसला किया है, और एक खुशी की लहर हमने देखी देश भर में उन लोगों में दिखाई दी, और मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने की और जिस तरह का बयान दिया CAA को लागू करने को लेकर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत नाराजगी जताई कि केजरीवाल दरअसल एक भ्रम की राजनीति करना चाह रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इस तरह के वो बयान दे रहे हैं जो कतई उचित नहीं है और जो तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। तो इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन तमाम एक तरह से जो वो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये इस प्रदर्शन को उस तरह से देख रहे हैं कि देश को एक भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन के जो नेता हैं। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में एक अपनी मांग कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर एक रोष भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। हमने देखा है कि बीजेपी
के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के बयान की सख्त आलोचना भी की थी। तो ये प्रदर्शन उस दिशा में देखा जा सकता है। पर क्या इतिहास को देखते हुए क्या लगता है शैलेंद्र, क्या ये बयान को वापस लेंगे केजरीवाल, माफी मांगेंगे, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाई उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? और वो तो इतना स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों को बुला करके, यानी अब प्रोस्पेक्टिव यानी अब नए लोगों को वहां से बुला करके नागरिकता देने का काम दिया जाएगा, और इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया है, जबकि यह कानून तो 2014 के पहले आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। ये देखिए, जब संसद में बिल पारित हो रहा था तब स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि 2014 से पहले जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हमारे पड़ोसी देशों के जो जिन्होंने पीड़ा सही है और वो पहले ही भारत में आ गए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने से जुड़ा यह विधेयक है और जिसे पारित किया गया और सीए को अब लागू किया गया है देश भर में। ऐसे में ये कहना अरविंद केजरीवाल द्वारा कि भविष्य में भी इस तरह के जो है लोग आएंगे और यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, ये एक भरमाने की कोशिश है। दरअसल ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल तथ्यों पर बात न करके दरअसल एक भ्रम फैलाने की बात करते हैं, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने आलोचना की। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई बातों का खंडन किया और कहा कि झूठ बोलने की एक आदत अरविंद केजरीवाल में रही है, और कई बार तो वो कोर्ट में भी इस तरह के कई ऐसे गलत बयान की वजह से माफी मांग चुके हैं, अपने बयान वापस ले चुके हैं। और ऐसे में अब जब पूरे देश में सीए लागू हुआ और सरकार बार बार कह रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से हमने देखा है कि कई अलग अलग एक तरह से विस्तृत जो प्रावधान है उसको लेकर तमाम जानकारी दी जा रही है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना उस वजह से ये प्रदर्शन। शैलेंद्र, चूंकि आप राजनीतिक मामलों पर अपनी निगाह रखते हैं, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये अभी भी मुद्दा बना रहेगा? क्या चुनाव में सीए को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है? और अगर ऐसा होता है तो आम चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए अजय, इस मुद्दे को दरअसल अगर मैं एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर देखूं तो राजनीतिक दलों को इसे एक मुद्दा चुनाव के लिहाज से नहीं बनाना चाहिए। ये एक बहुत लंबित मुद्दा है जो दशकों से मांग थी। जो पीड़ित समुदाय के लोग रह रहे थे भारत में, उनको नागरिकता देने का एक रास्ता साफ हुआ है। तो ऐसे में ये कोई राजनीतिक कदम के तौर पर लेकर चुनाव में उसे मुद्दा बनाना ये कतई उचित नहीं होगा। लेकिन हमने देखा है कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान, इसके संकेत दिए थे कि जल्दी सीए लागू होगा, और जब इसका नोटिफिकेशन आया उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इस तरह के इंडी गठबंधन के कई नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम वो सुनवाना चाहते हैं, वो ये हिंदू शरणार्थी क्या कह रहे हैं। हिंदू के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पासपोर्ट में लिखा हुआ है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, नई दिल्ली में केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर ये शरणार्थी कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए क्या कोई जगह नहीं है, क्या उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? और अब सरकार ने जब ये फैसला लिया है कि उनको नागरिकता देने का रास्ता साफ हुआ है, उनके पास कागज हैं, बहुत सारे लोग अपना पासपोर्ट भी दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, उनके हाथों में पासपोर्ट है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर रहम कीजिए, ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इनका भविष्य बहुत खतरे में है, कम से कम उन पर रहम खाते हुए आप ऐसे बयान मत दीजिए, कम से कम भ्रम में मत डालिए। तो उसके खिलाफ, उस बयान के खिलाफ जो कल केजरीवाल साहब ने दिया था सीए के कानून को लेकर के, आज एक बड़ा प्रदर्शन नई दिल्ली में उनके आवास के बाहर देखा जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, फिर से वही बात, लगातार विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, ये आज गृहमंत्री ने कहा, और झूठ बोलने की राजनीति। जब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि सरकार ध्रुवीकरण की नीति पर काम कर रही है, तो ऐसे में आज के स्पष्टीकरण के बाद तो बहुत सारे भ्रम खत्म हो जाने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर भ्रम जब सीए लागू हुआ था तभी खत्म हो गया था, और बार बार सरकार ने इस बात को कहा था कि ये नागरिकता देने से जुड़ा विधेयक है, ना किसी की नागरिकता लेने से जुड़ा विधेयक है, और ना ही जो बातें विपक्ष के नेता एक तरह से कह रहे हैं
तब से ही लगातार इस बात का खंडन किया जा रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ विपक्ष के नेता लगातार सीए को लेकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो जानबूझकर भ्रम फैलाना चाहते हैं या फिर राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और यही बात हमने देखा कि केंद्रीय जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, कल ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल के बयान की आलोचना की थी, निशाना साधा था कि आखिर केजरीवाल इस तरह के भ्रम क्यों फैला रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल उठता है। जी। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जो हिंदू शरणार्थी हैं जो कि यहाँ पर मजनू की टीला के पास जिनको जगह दी गई थी, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने रोका और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जब ये 19 मार्च को अगली सुनवाई की जाएगी तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और अब वहाँ से लोग उठ करके आए हैं केजरीवाल साहब के आवास के बाहर और ये कह रहे हैं कि कम से कम आप उन मासूम बच्चियों पे तो रहम कीजिए। केजरीवाल ने हमारा विरोध किया है, उसी वजह से हम बोलते हमारा विरोध ना करें। हम हिंदू है, सनातन हिंदू है, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। इस झुग्गियों में बैठे हुए हैं, हमारे को 5 साल हो रहे हैं, 1 किलो आटे का नहीं दिया है। जो अभी कोर्ट में बिल हमारा पास हो गया है तो ये बोलता है इसको नागरिकता नहीं दी जाए। ये डाकू लोग है, हम क्या दिल्ली में हमने ढाका मारा है, इसका क्या छीना है केजरीवाल से। दरअसल केजरीवाल साहब ने एक बड़ा बयान दिया कल कि ये जो अल्पसंख्यक हैं विदेशों में रहने वाले वो अपराधी हैं, अपराध करेंगे, लूट बलात्कार जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। ये बहुत बड़ा आरोप था जिसको लेकर के रोष देखा जा रहा है और ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बयान। अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि केजरीवाल साहब को जवाब देना चाहिए कि वो हिंदुओं ने बाहर कौन सा बड़ा अपराध किया है, कौन सी आपराधिक छवि है हिंदू या फिर जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, सिख, जैन, जो 6 अल्पसंख्यक जिसका जिक्र शैलेंद्र कर रहे थे, उन्होंने कौन सा आपराधिक उनका इतिहास रहा है जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि वो जब आएंगे तो देश में अपराध बढ़ेंगे, लूट बलात्कार और इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, संसाधनों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जबकि ये लोग कई सालों से रह रहे हैं, जब इसी देश में रह रहे हैं तो संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव कोई नए तो आ नहीं रहे हैं 2014 के बाद। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं आप। बिल्कुल, और ये देखिए जब ये धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना वहां पर सहकर वहां के अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ पर आए हुए, शरण लिए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठाना, ये कहना कि आगे भी लोग आ जाएंगे, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, ये दरअसल एक भ्रम फैलाने की कोशिश है और तुष्टीकरण की राजनीति है। शायद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान देते रहे और पहले भी उनके बयानों पर सवाल उठते रहे। और अब कल के बयान के बाद हम देख रहे हैं कि न केवल बीजेपी उनके बयान की आलोचना कर रही है, बल्कि जो शरणार्थी शरण लिए हुए वो भी केजरीवाल से कह रहे हैं कि आखिर आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। ये आवाजें और ऊंची होती जा रही हैं केजरीवाल के खिलाफ। आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें और सीए पर जो बड़ा बयान कल केजरीवाल साहब ने दिया था कि ऐसा करने के बाद जो अल्पसंख्यक आएंगे उनसे देश में अपराध बढ़ेगा, यहाँ के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। अब नई दिल्ली में आवास पर उनके केजरीवाल साहब के आवास के सामने प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे थे और लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो यहाँ रह रहे हैं, कुछ सालों से रह रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ केजरीवाल साहब क्यों बोल रहे हैं? क्यों जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको तो सब प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है, जबकि केवल हिंदुओं के खिलाफ ऐसा क्यों है कि लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जाती है? और आज सुबह जो साक्षात्कार केंद्रीय गृह मंत्री ने आज दिया, एनआई के जरिए देश भर ने उसे देखा, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये झूठ फैलाने का काम है और केजरीवाल साहब अपना आपा खो चुके हैं, भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और आपको जो और भी बड़ी बातें हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने जो आज बताई हैं उस पर भी आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक की अधिसूचना पर कहा कि सीए से इस देश के अल्पसंख्यकों या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी भी नागरिकता लेने का प्रावधान है ही नहीं। माइनॉरिटीज
या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीए कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है और भारत की संप्रभुता का निर्णय है और इससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृहमंत्री अमित शाह ने सीए की टाइमिंग पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि सारे विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व है ही नहीं। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का पूरा अधिकार है। अगर वो इस अधिनियम के लिए तो ये विशेष नहीं बनाया गया, और ये विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बिना किसी दस्तावेज के आए हैं। ये सुनते क्या करें। मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वे सभी लोग जिन्होंने 15 अगस्त 1947 और 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में प्रवेश किया है, उनका यहां स्वागत है। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी और सीएए इन दोनों का कोई लेना देना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य जहां पर 2 तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं इलाकों में ये सीएए लागू नहीं होगा। इनमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां पर इनर लाइन परमिट जरूरी होता है जहां पहुंचने के लिए, और वे क्षेत्र जिन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीएए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीएए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं का अहित न करें और इसे लेकर के कोई खौफ भी पैदा न करें। मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं,
बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और इसकी आलोचना करने का कोई मतलब ही नहीं। पॉपुलेशन हिंदूज की पाकिस्तान में 24% थी, 1947 में 1% रह गए। मैं तो खुद मुझे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं ग्रंथ साहिब को, जो अफगानिस्तान से हमारे लोग भागे थे और उनका निकाला गया था, तो ये दिस इज अ रियलिटी। सो दिस क्रिटिसिज्म ऑफ CAA डजंट मेक एनी सेंस। पर्सपेक्टिव और फैक्ट्स ठीक तरह से बताने चाहिए। किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। भारत एक ऐसा महान देश है, हम लोग सब, बहुत लोग हमारे से बाहर से आए हुए हैं और हम यहाँ का, दिस इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो इसलिए कहना, इसमें डर फैलाना कि किसी की नागरिकता चली जाएगी, गलत बात। और अखिल भारतीय संत समिति ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के CAA को लेकर के जो विवादास्पद बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इससे पहले, अब आपको लिए चलते हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर जो सुधा मूर्ति हैं वो शपथ ले रही हैं। आप देख रहे हैं ये संसद से सीधी तस्वीरें। राज्यसभा के सांसद के तौर पर श्रीमती सुधा मूर्ति ने शपथ ग्रहण कर ली है। प्रमुख उद्योगपति श्री नारायण मूर्ति भी उनके साथ दिख रहे हैं, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक और चेयरमैन रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। और वापस लौटते हैं समाचारों पर। अखिल भारतीय संत समिति ने जो CM केजरीवाल का बयान था CAA को लेकर के, उस पर अपना विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अरविंद केजरीवाल के बयान को हिंदुओं के लिए बेहद अपमानजनक बताया। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने जो बयानबाजी की है, ये भारत के प्रति इनकी खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा और शेष विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार CAA को लेकर के प्रश्न खड़े किए गए हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का बयान बहुत ही घृणास्पद है। दुनिया के 130 देशों में हिंदू समाज रहता है
और अगर पूरे दुनिया के आपराधिक रिकॉर्ड उठा लें तो हिंदू 9 के बराबर अपराधी है। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना कि भारत में आए हुए शरणार्थी हिंदू सीएए के बहाने यहाँ पर बलात्कार, डकैती और चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी, ये हिंदू समाज के चरित्र पर लांछन लगाने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज शाम पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं। महामारी के कारण गहराए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाशिए पर पड़े तबकों और वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। अब तक देश भर में 62 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 82 लाख से ज्यादा लोन्स दिए जा चुके हैं। अगर केवल दिल्ली की बात करें तो 232 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 2 लाख लोन्स दिए गए हैं। यह योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है जो हमेशा से ही इससे वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर्स की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर के 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने और यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर स्वागत है आपका। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे आज से 5 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे के साथ विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के स्थायी संबंधों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा गया है। दूसरी सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई को हावेरी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अनिल बलूनी को गढ़वाल से, तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु दक्षिण से और हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है। ये जो दूसरी सूची आपकी स्क्रीन पर बीजेपी की जो जारी की गई है, हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर, शिमला से सुरेश कुमार कश्यप,
कर्नाटक के बेल्लारी से श्री बी रामुलु को और हावेरी से मुंबई साहब को उतारा गया है। मैसूर से कृष्णदत्त चामराज पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार इतिहास रचा जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को अहम प्राथमिकता दे रही है। महाराष्ट्र के डिंडोरी से अपनी उम्मीदवारी पर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। नारी शक्ति का सम्मान करने के साथ साथ मुझे लगता है ये अवसर देके फिर एक बार हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला सम्मान, महिला सक्षमीकरण का उदाहरण दिया है। आज हमारी अनेक महिलाएं महाराष्ट्र से सांसद उम्मीदवार बनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास जताया, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और एक देश एक चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जो रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार ने समिति गठित की थी, आज उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट सौंपी गई है राष्ट्रपति जी को। एक देश एक चुनाव को लेकर के जो समिति गठित की गई थी, उसने एक 18,000 पेजों की ये जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी है। आपको याद होगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ये उच्च स्तरीय समिति है जो एक साथ देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कैसे कराए जाएं, उसको लेकर के क्या कुछ किया जाना चाहिए, उस पर सिफारिशें अपनी रखने का उन्हें अधिकार दिया गया था और ये रिपोर्ट अब पेश की जा चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना को लेकर के ये समिति बनाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ बड़ी सिफारिशें हो सकती हैं इस रिपोर्ट में? शैलेंद्र, जब ये रिपोर्ट अब आ गई है, शायद अब कुछ समय में इसको सार्वजनिक भी कर दिया जाए। जी देखिए, थोड़ी देर में इस बात की विस्तार से जानकारी मिल जाएगी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ अनुशंसा की गई है। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह से इस समिति ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया था, इसमें देश के विभिन्न राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं। हम जानते हैं कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि वो एक देश एक चुनाव के पक्ष में है, यानी वो चाहते हैं कि देश में बार बार चुनाव न हो, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, ये जिससे कि जो एक विकास की प्रक्रिया है वो और तेज की जा सके। और हमने देखा है कि विधिवेत्ताओं से भी राय ली गई थी, सभी स्टेक होल्डर्स से राय ली गई थी। तो उस लिहाज से आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अब से थोड़ी देर पहले ही इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी सिफारिशें सौंप दी गई है। आप जो तस्वीरें हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इस समिति के सदस्य गुलाम नबी आजाद, रामनाथ कोविंद सहित जो समिति के सदस्य हैं वो इस रिपोर्ट को सौंपने के वक्त मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं और 18,000 पेज की ये सिफारिश इसमें ये रिपोर्ट है। तो उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। लेकिन सभी को इंतजार यही है क्योंकि ये समिति बनाई गई थी इसलिए उस संभावना को टटोलने के लिए कि क्या एक देश एक चुनाव कराया जा सकता है, यानी क्या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है और उसके लिए क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ बदलाव करना होगा, क्या कुछ उपाय करने होंगे। और हम जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है देश में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ
करने की बात कही जा रही है। हम जानते हैं कि आप देखें, जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद जब चुनाव हमने देखा कि ये परंपरा शुरू हुई थी, तब कई बार हमने देखा था कि लोकसभा, आपने बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र कि 1952 में, 1957 में, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। ये क्रम उस वक्त जब टूट गया जब 68-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई, इसलिए यह क्रम टूट गया। हालांकि आप देखिए 1952 से लेकर के 67 तक लगातार ऐसा होता रहा कि देश में लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए जाते रहे, लेकिन इस बार पंचायत चुनावों को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। इससे क्या इस पूरे इकोसिस्टम पर क्या एक बड़ा इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये समिति इसी बात पर विचार कर रही थी कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम जानते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया का ऐलान होता है तब एक बहुत संसाधन की जरूरत होती है और लगातार चुनाव होना, आप देखते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते हैं, कई जगह पर नगर परिषदों के चुनाव होते हैं, तो उससे काफी चुनौती आती है। प्रशासन के स्तर पर देखें, कई बार तो हम जानते हैं कि आचार संहिता की वजह से कामकाज को भी रोकना पड़ता है, कई परियोजनाओं के नई परियोजनाओं का ऐलान नहीं हो सकता। इस तरह की तमाम एक चुनौती भी होती है और ऐसे में एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो तो देश की विकास प्रक्रिया की गति को बहुत तेज किया जा सकता है और ये संभव भी है कि इनके चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है कि न केवल राजनीतिक दलों से बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की गई है इस समिति की रिपोर्ट रखने से पहले। बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि रिपोर्ट सौंप दी गई है। समिति में 8 सदस्य थे। रामनाथ कोविंद साहब इसके अध्यक्ष, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता इसके सदस्य थे। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं केंद्र में, वो इसके सदस्य हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस नेता और विपक्ष के का एक बड़ा चेहरा, वो भी इस समिति के सदस्य। गुलाम नबी आजाद साहब इसके सदस्य हैं और 3 पूर्व अफसर, एनके सिंह जो कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सारी समितियों की अध्यक्षता कर चुके हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ के तौर पर देश जिन्हें जानता है, और संजय कोठारी जो मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने विचार विमर्श किया है और इससे पहले भी कई सारी नीति आयोग, विधि आयोग और दूसरे आयोगों ने इस पर विचार विमर्श किया है। शैलेंद्र, तो क्या इसकी संभावना लगती है कि संविधान में भी संशोधन शायद करना पड़े उसके लिए, और कुछ सालों के बाद हो सकता है 5 साल या 10 साल के बाद ऐसी स्थिति आए कि वापस साइमल्टेनियस एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो? बिल्कुल, क्यों इस बात की निश्चित तौर पर संभावना जताई जा सकती है। इसीलिए ये समिति बनाई गई थी कि क्या कुछ करने की जरूरत है और क्या ये फिजिबल होगा, यानी क्या इस पर वर्क किया जा सकता है, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और इसीलिए इतना व्यापक विचार विमर्श सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ, विधिवेत्ताओं के साथ और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया। और साथ ही साथ इसका जब ये समिति बनाई गई थी तब इस समिति को विचार के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र था कि क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे थोड़ी देर में जब रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी कि क्या अनुशंसा की गई है। सही कहा आपने। और समिति की अगर हम जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अगर उसको समझने का प्रयास करें तो संविधान और दूसरी कानूनी ढांचे के तहत जो लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, क्या इसकी संभावना तलाशना और इसके साथ साथ एक चुनाव का फ्रेमवर्क देना, और एक साथ चुनाव अगर नहीं हो सकता है तो फिर समय सीमा का सुझाव और दूसरी सिफारिशें करना भी शामिल हैं। क्या इसके साथ संविधान में भी संशोधन करना पड़ सकता है और उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं को अपने यहाँ अपने अपने विधानसभाओं में इस संशोधन को लेकर के नया कानून पारित किया जाए, उस पर भी ये सिफारिश ये समिति कर सकती है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और चुनाव के बाद अगर सदन में त्रिशंकु जैसी स्थिति बन जाती है, दलबदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से कोई स्थिति बने, तो फिर क्या किया जाए, ऐसे समाधान की स्थिति भी ये जो समिति है उसने किया है। तो एक बड़ी बात, लेकिन इसका जो आर्थिक पहलू है शैलेंद्र, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक साथ बहुत ज्यादा देश के संसाधनों पर भी असर पड़ता है, देश में विकास कार्य नहीं हो सकते हैं, और जो चुनाव पर खर्च होता है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो तो अलग ही है, लेकिन चुनाव को
और इस प्रक्रिया में बहुत सारी जो नीतियां हैं वो प्रभावित होती हैं, इसमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। तो शायद इस दिशा में कुछ सकारात्मक समीक्षा जरूर की होगी इस समिति ने। जी देखिए, रिपोर्ट की कॉपी आ गई है, लेकिन चूंकि बहुत विस्तृत रिपोर्ट है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है। निश्चित तौर पर थोड़ी देर में बात स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगी। लेकिन जिस तरह से हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि बहुत विस्तार से इस बात को कहा गया था कि क्या कुछ जरूरत होगी, उस पर, उस संभावनाओं पर विचार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो निश्चित तौर पर क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, थोड़ी देर में विस्तार से जानकारी आएगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस समिति ने जब विचार किया, हमने देखा कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता के साथ समिति के सदस्यों ने बातचीत की, उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर राय जानने की कोशिश की गई थी कि उनकी क्या राय है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि इस देश में पहले भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या अब चुनौती आ सकती है, और अगर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी राज्य में सरकार अगर गिर जाती है, बहुमत नहीं होता है, तो क्या कुछ उपाय किए जाने की जरूरत है, किन संविधान संशोधनों की जरूरत होगी, इसके साथ ही साथ क्या सुरक्षा बलों की जो अतिरिक्त जरूरत होती है, और भी चुनाव प्रक्रिया में क्या और जरूरत होगी, इन सब पर विचार के बाद ये समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें रही थी और इस बात का इंतजार भी किया जा रहा था कि समिति इतने विस्तार से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विचार कर रही है। तो निश्चित तौर पर आज हमने देखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इस पर रुख है शैलेंद्र? जब अलग अलग राजनीतिक दलों से आप बात करते हैं इस मुद्दे पर लेकर के, तो कौन से दल इसके समर्थन में है और कौन जो राजनीतिक दल है विरोध कर रहे हैं और किस आधार पर? ये देखिए, एनडीए के तमाम प्रमुख घटक दल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी समिति से, तो स्पष्ट तौर पर मीडिया से बातचीत में इस बात को कहा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस एक देश एक चुनाव के पक्ष में राय रखी है। यानी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि एक देश एक चुनाव देश हित में है और इससे बहुत फायदा होगा, और इसके तमाम जो खर्चे बार बार हम देखते हैं कि देश में किसी न किसी राज्य के चुनाव होते हैं, उससे बचा जा सकेगा और जो एक विकास प्रक्रिया उसको तेज किया जा सकेगा। एनडीए के कुछ और घटक दलों ने भी एक सहमति जताई थी, लेकिन हमने देखा है कि कुछ इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं या कुछ क्षेत्रीय दल हैं, वो इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपनी इसकी इतर राय उसके दर्ज की थी, और इसके साथ साथ विधिवेत्ताओं ने भी ये कहा था कि ये संभव है और इस तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो अलग अलग राय आई थी, इसीलिए इतने व्यापक विचार विमर्श की जरूरत महसूस की गई थी। और हमने देखा था कि तकरीबन सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस समिति ने विचार विमर्श किया था, सभी से उनकी राय जानी थी, और यही वजह है कि इतनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है समिति द्वारा। शैलेंद्र, ये एक बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ओर इशारा करता है। अगर इससे आप रिपोर्ट पर अभी आप जैसा कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त देना होगा आपको भी इससे समझने के लिए, क्योंकि बहुत विस्तृत रिपोर्ट है, 18,000 पन्नों की है, कम से कम इसका सारांश पढ़ने में ही थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा संकेतों पर ध्यान दें तो हो सकता है कि ये समिति सिफारिश करे देश में एक ही इलेक्टोरल लिस्ट होने का, जिसको आप कहते हैं कि एक ही मतदाता सूची। केंद्र के लिए अलग होती है, अभी विधानसभा के लिए अलग, अगर आप स्थानीय निकाय चुनाव करने जाते हैं तो वहां पर अलग मतदाता सूची बनाई जाती है। अब ऐसे में जब एक ही मतदाता सूची होगी, फिर लोगों की आइडेंटिटी के साथ अगर मान लीजिए चुनाव को जोड़ा जाता है, एक साथ चुनाव होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो क्या हम एक बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रोसेस की ओर देश को बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल संभावना है। देखिए, इस समिति की रिपोर्ट से संकेत यह है, वन नेशन वन इलेक्शन इज ए कोर ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया। आप मतलब ये समझ सकते हैं कि जो आकांक्षी भारत है, जो हमारा आगे बढ़ता हुआ भारत है, उसके लिए एक देश एक चुनाव एक कोर, मतलब एक मजबूत स्तंभ की तरह होगा, एक जरूरत की तरह होगा। तो ये संकेत बहुत स्पष्ट है कि समिति ने क्या सिफारिशें की होंगी, और निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कही गई है। और इसीलिए आप देखें कि 191 दिन लगे हैं जब से कमेटी का गठन हुआ था। 2023 में 9वें महीने में इस कमेटी का गठन हुआ था, 2 तारीख को इसका ऐलान हुआ था, और 191 दिन इस समिति ने काम किया है, चर्चा की है, विभिन्न स्टेक होल्डर से बातचीत की है। तो निश्चित तौर पर संकेत बहुत स्पष्ट है, लेकिन क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी क्या मुख्य सिफारिशें हैं, उसको बताने थोड़ा सा वक्त समय लगेगा। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डीआरआई ने 4 राज्यों में छापेमारी कर 12 तस्करों को गिरफ्तार कर विदेश से तस्करी कर लाए गए 40 करोड़ रुपए के 61 किलो सोना, 13 लाख रुपए के कैश और 19 गाड़ियों को जब्त किया है। डीआरआई ने राइजिंग सन नाम से ऑपरेशन चलाया। एजेंसी को जानकारी लगातार मिल रही कि विदेश से भारत में सोना तस्करी कर लाया जा रहा है और ये सोना भारत में म्यांमार के जरिए भारत में तस्करी करके लाया जा रहा है। तस्करों ने भारत में गोल्ड स्मगलिंग के लिए म्यांमार टू इंडिया का नया रूट ढूंढा। डीआरआई को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने ऑपरेशन चला करके 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो डीआरआई का एक बड़ा छापा, 61 किलो सोना आज बरामद हुआ है। गोल्ड स्मगलिंग एक बड़ा मेनेस। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई और 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी अब नए रास्ते खुलेंगे उनसे नई जानकारियों के। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का छापा देखा गया। ईडी के कई अधिकारी इस वक्त घर के अंदर छापेमारी कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटे बेटे अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर ही इस वक्त मौजूद है। गायत्री प्रजापति के महिला मित्र गुड्डा देवी के घर भी ईडी ने छापा मारा है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में और गंगागंज मोहल्ले में भी छापामारी की गई है। ईडी की अमेठी, लखनऊ और मुंबई के 17 ठिकानों पर ऐसी छापेमारी चल रही है। रेप केस में जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति अवैध खनन घोटाले में भी आरोपी हैं। को याद होगा उत्तर प्रदेश में वो खनन मंत्री थे। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए टीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। शाहजहां शेख के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर के ईडी ने आज सुबह से ही संदेशखाली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान को शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि ईडी की टीम ने धमाखली के एक मछली बाजार में छापेमारी की है और बाजार के प्रमुख साझेदारों में से एक नजरुल मुल्ला शाहजहां शेख का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। ईडी नजरुल मुल्ला के आवास पर भी छापेमारी के लिए पहुंची है। छापेमारी अभियान में बड़ी संख्या में केंद्रीय सीएपीएफ तैनात किया गया है। गौरतलब है कि कल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के संबंध में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई और उसके कुछ करीबी दूसरे लोगों को पूछताछ के लिए भी तलब किया था। आपको याद होगा कि टीएमसी के जो पूर्व नेता शाहजहां शेख के खिलाफ ये मामला इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि ईडी की टीम पर उन्होंने जनवरी में हमला किया था उनके और उनके सहयोगी ने, और उसी के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और सुबह से ही संदेशखाली के अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से ईडी ने अपना अभियान शुरू किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।